नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी के खगोलिकी सेक्शन में ये 5वां वीडियो है, जिसमें आज हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति से संबंधित नियम टॉपिक को लिया है। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा आरंभ स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वेश्चन बैंक को अधिक से अधिक हल करके अपने सभी परीक्षाओं में समान रूप से लाभ करें। खास करके पीसीएस प्री, आरओ, एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, समाहक समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल, रेलवे तथा एसएससी और अन्य परीक्षाओं में बीईओ में आप इससे मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आरंभ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न बैंक का पहला जो क्वेश्चन है दे रहा है कि पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन 28 किलोमीटर, बी दे रहा है 59 किलोमीटर, सी दे रहा है 69 किलोमीटर और डी दे रहा है 79 किलोमीटर। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, ए 28 किलोमीटर। दोस्तों, इसके बारे में कुछ हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। छोटी सी जानकारी ये है कि पृथ्वी जो है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मूव करती है पश्चिम से पूर्व। इसलिए अगर इसको हम मिनट में निकालेंगे तो एग्जैक्ट आएगा 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। लेकिन यहाँ पे मिनट पूछा है तो एकदम करीब उत्तर हमारा ये 28 है। अगर ये घंटे में पूछता तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर इसे 24 घंटे में यानी 24 घंटे में एक दिन रात में पूछा जाता तो 40,075 किलोमीटर प्रति 24 घंटा। तो इस प्रकार से ये तीनों बातें पूछी जा सकती हैं। 24 घंटे में तो 40,075 और अगर 1 घंटे में पूछी जाएगी तो 1670 और अगर 1 मिनट में पूछी जाएगी तो 60। अगर सेकंड में पूछा जाएगा तो फिर ये लगभग 27.83 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें गति प्राप्त हो जाएगी। यानी इस गति से हमारी पृथ्वी गति कर रही है पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। अपोजी, पेरिजी, अपसौर, उपसौर। इससे पहले वीडियो में हमने इससे संबंधित प्रश्न को जो है आपके सामने रखा था। तो इसमें मैंने उपसौर और अपसौर के बारे में यानी अपहेलियन और पेरिहेलियन के बारे में बताया था। तो अधिकतम दूरी जो सूर्य के साथ है वो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर जो कि 4 जुलाई को घटित होती है। इसी को अपहेलियन कहते हैं और इसे अपसौर कहते हैं। और जो दूसरी घटना है निकटतम दूरी, तो 3 जनवरी को निकटतम दूरी होती है और इसमें 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। इसे जो है क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। यानी निकटतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर की घटना कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कौन होगा, सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भूधरातल पर हवाओं के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी परिक्रमण। यानी भूधरातल पर जो हवाएं चलती हैं उसका विक्षेपण यानी जो तिरछी दिशा में चलती है तो उसका कारण क्या है, परिक्रमण। यानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा जो पृथ्वी परिक्रमण कर रही है, इसके कारण से हवाएं सीधी न चल के तिरछे चलती हैं। इसे ही हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है चौथा, आयन वृत्तों पर उच्च वायुदाब होने का प्रमुख कारण है। निम्न तापमान, जेट स्ट्रीम दबाव, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, नीचे उतरती वायु राशि। तो चौथे नंबर प्रश्न में डी बिल्कुल सही होगा कि जहाँ पे वायु राशियाँ नीचे उतरती हैं वहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपध्रुवी अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण क्या है। ए उच्च तापमान, बी कम तापमान, सी पृथ्वी का घूर्णन और डी जेट धाराएं। तो 5वें नंबर में सी सही होगा, पृथ्वी का घूर्णन। क्या होगा,
इसमें पृथ्वी का घूर्णन होना चाहिए, यानी पृथ्वी का घूर्णन सही होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा? छठवां में क्या रहा है? ए, पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं होंगी, उत्तरी ध्रुव की दाएं गोलार्ध उत्तरी ध्रुव के दाएं गोलार्ध होगा, या सी, वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होगा, डी, पृथ्वी बुध की भांति एक उत्प्रेषण ग्रह बन जाएगा। तो छठवें में जो है सी सही होगा, दिन रात नहीं होगा, यानी पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी 24 घंटे में, तो दिन रात की घटनाएं नहीं घटेगी, यानी जहाँ पे प्रकाश होगा वहाँ हमेशा दिन होगा और जहाँ अंधेरा होगा वहाँ हमेशा रात होगा, यानी घूर्णन के कारण ही दिन रात की घटना घटती है। याद रखिएगा, दो शब्दावली पे ध्यान देंगे, घूर्णन और परिभ्रमण यानी परिक्रमा। घूर्णन का मतलब अपनी धुरी पर घूमना और परिक्रमा का मतलब दूसरे ग्रह या दूसरे पिंड के सापेक्ष घूमना। तो पृथ्वी जो है दूसरे के सापेक्ष यानी सूर्य के सापेक्ष 365 से 1/4 दिन में मूव करती है, घूमती है। इससे दिन रात नहीं, इससे वर्ष ऋतुएं तय होती हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है तो दिन रात के लिए 24 घंटे यानी घूर्णन गति की बात कर रहा है, तो अपनी धुरी पे घूम रहा है, उससे जो है दिन रात की घटनाएं घटती है, यानी घूर्णन से दिन रात और परिभ्रमण से वर्ष तय होती है। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, उच्च ज्वार, लघु ज्वार या पवनों की दिशा। तो 7वें नंबर में ए बिल्कुल सही होगा, दिन रात की अवधि में परिवर्तन नहीं होगा, यानी समान रूप से 12-12 घंटे का दिन रात होता। क्यों? क्योंकि एकदम बिल्कुल सीध में होता, लेकिन पृथ्वी चूँकि 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए जो है इसमें दिन रात की अवधि में बदलाव होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी ध्रुव में दिन बड़े होते हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी ध्रुव में दिन बड़े और हमारे उत्तरी ध्रुव में दिन छोटे होते हैं और मौसम ठंडा होता है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण क्या होता है? तो 8वें नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि चंद्रमा का परिक्रमण। देखिए चंद्रमा के परिक्रमा और पृथ्वी के परिक्रमण में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, उस अंतर के कारण ही यह 52 मिनट का अंतर 24 घंटे में आता है। लेकिन अगर यही पूछ ले कि ज्वार और भाटे के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, तो उसको आप 12 घंटे में अगर पूछ लिया, यानी दिन भर में एक बार ज्वार और एक बार भाटा आता है, तो 12 घंटे में यानी 13 मिनट का जो है फिर डिफरेंस हो जाएगा एक ज्वार और एक भाटा के बीच में। लेकिन एक ज्वार और एक ज्वार के बीच में पूछेगा तो जो है 26 मिनट का अंतर हो जाएगा, और अगले दिन और दूसरे दिन के बीच में यानी 24 घंटे का अंतर पूछेगा तो 52 मिनट का अंतर होगा। दोस्तों इस पे हम लाइव क्लास चलाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसमें पढ़ाएंगे, तो जुड़े रहिए आप चैनल से, आपको इसकी लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, बिल्कुल विस्तृत रूप से कॉन्सेप्ट के साथ और मानचित्र के साथ आपको बोर्ड के सामने लाइव क्लास जब दिया जाएगा उसमें काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा होगी। फिलहाल दोस्तों अभी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल प्रश्न बैंक का विश्लेषण कर रहे हैं, इसमें कम समय में ज़्यादा आप प्रश्नों का उत्तर करेंगे, पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। चलिए 9वां प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। इसमें देखिए गोला बना हुआ है, तो गोला में ABCD लिखा हुआ है, और इस वृत्त में तो ए दे रहा है, B, C और D। तो ये सूर्य का परिक्रमा, तो आपको पता है कि जो जितना निकट होगा वही आपका गति ज़्यादा होगा। तो निकटतम बिंदु हमें क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है, तो हमारा उत्तर ए होगा, यानी यही सही होगा बिंदु प्रश्न के हिसाब से। ये IAS का प्रश्न है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग नियत होता है, बदलता रहता, सूर्य के समीप अधिकतम होता है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 10वें नंबर का उत्तर बी सही होगा कि सूर्य के परितः चक्कर लगाने वाले ग्रहों का वेग सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम होगा। इससे पहले ही आपने मानचित्र में देखा कि जितना ही निकट ग्रह होगा उसका जो वेग होगा, गति होगी, क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि
पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ पर होगी? ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 11वें नंबर प्रश्न में सी सही होगा, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ पर ये हिस्सा एकदम बिल्कुल सीध में आता है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का जियोइड आकार यानी भू आभ क्यों होता है, क्या उसके कारण क्या हैं? ए दे रहा है घूर्णन के कारण, बी दे रहा है परिक्रमण के कारण, सी दे रहा है उपर्युक्त दोनों और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 12वें नंबर प्रश्न में होगा एक घूर्णन यानी रोटेशन, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर जो 24 घंटे में घूमती है, एग्जैक्ट होगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। चलिए तो 13वें नंबर प्रश्न में आते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल कैसी होती है? बदलती रहती है, नियत रहती है, या पृथ्वी की कक्षीय चाल के बराबर है या शून्य है? तो 13वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट, 13वें नंबर का जो प्रश्न है वो सही होगा कि यह क्या होती है? नियत रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो ग्रहों की चाल है एक निश्चित पथ पे वो फिक्स रहती है, नियत रहती है, उसमें बदलाव नहीं होते हैं। इसी कारण से प्लूटो को, यम को 9वें नंबर के ग्रह के उसकी दर्जा उससे छीन ली गई, क्योंकि वह उसकी जो चाल थी, उसकी जो स्थिति थी, पोजीशन थी, वो बदलती रहती थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर का जो प्रश्न है हमारे सामने, 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार, परवलयाकार, अति परवलयाकार। इसमें ए बिल्कुल सही होगा, दीर्घ वृत्ताकार। आप इसी को बोलते हैं सरपेंटाइल। ये इस तरह से जो है ये सब गति करते रहते हैं। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक होता है। तो जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा भाई? ध्रुवों पर होगा, बिल्कुल सही है। ये सरल सवाल है, एसएससी, सीडीएस और राजस्थान पीसीएस दोनों में पूछा गया है। तो 15वें में डी से बी फॉर बॉय यानी ध्रुवों पर सही होगा, पोलर में, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसका औसत घनत्व न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव में बदलाव होगा। क्यों? तो 16 नंबर में हमारा क्या होगा प्रश्न का उत्तर? तो तिहाई रह जाएगा, यानी 16 में हमारा क्या होगा उत्तर? बी सही होगा, तिहाई रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार पृथ्वी की भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? ये एनडीए का प्रश्न है। तो 17वां में क्या है? 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब है ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं कि पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है, क्यों? ऐसी घटना क्यों होती है? तो ए दे रहा है सूर्य के परितः पुच्छल तारे के घूमने के कारण, बी दे रहा है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, सी दे रहा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और डी दे रहा है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण। तो 18वें नंबर के प्रश्न में डी सही होगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण होगा। 19 नंबर के प्रश्न में आते हैं। क्या कह रहा है कि 19 में एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 19वें नंबर में ए पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, बी पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, सी पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी, डी पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। तो 19वें नंबर में सी सही होगा, यानी पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ये गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा पे दिया गया प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों तेजी से, थोड़ा सा प्रश्नों की मात्रा ज़्यादा है, आप थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं तेज़ी से, कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो 20वें नंबर में क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सी सही होगा, केपलर ने ही ये बात बताई थी। आगे चलते हैं। 21वां कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल से नीचे चला जाए तो उसका भार पृथ्वी तल के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? तो 21वें नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो 1/3 रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहा है? 1/3 रह जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? ये CPF,
कमांडेंट परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो 22वें में क्या होगा? ए गैलीलियो, बी निकोलस कापरनिकस, सी जोहान्स केपलर और डी आइजैक न्यूटन। तो इसमें केपलर होगा, यानी 22वें नंबर में सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा ये केपलर जी होंगे। क्या? यानी ग्रह कक्षा नियम की खोज किसने की थी? किसने की थी? केपलर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी 21वें नंबर प्रश्न में हमारा एकदम बिल्कुल सही है। 21वें में हमारा बी सही है, 22वें में हाँ 21वें में बी सही होगा। सॉरी, 21वें नंबर प्रश्न को जरा आप सुधार लेंगे, इसमें बी सही होगा और जो 22वां नंबर है उसमें हमारा सी सही होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रश्न क्या करा है? 23वां की यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता ए अब जितना है उसका 2 गुना, ए बी अब जितना है उसका 4 गुना, सी अब जितना है उसका चौथा भाग और डी अब जितना है उसका आधा भाग। तो 23वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा? सी सही होगा, यानी इसमें सी ऑप्शन सही होगा, यानी अब जितना और उसका चौथा भाग। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर स्थान को दुगनी होती तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल पड़ता उसका कितना होता? अब जितना उसका चौथा भाग, यानी 1/4 भाग, यानी दूरी 1/2 होगी, उसका चौथाई होगा। इसकी व्याख्या भी दी हुई है, आप लोग देख लीजिए। सूत्र है F बराबर m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, इसको आप लोग देख लेंगे। इस प्रकार से IAS, NDA, CDS, PCS आदि परीक्षाओं में कुछ मान दे करके आपसे सवाल लगवाया जा सकता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न में आते हैं। क्या कह रहा है 24वां प्रश्न? कि पृथ्वी एक चपटी गोलाभ ओबलेट स्फेराइड है और पूर्ण गोल नहीं है, इसका कारण क्या है? स्टेटमेंट दे रहा है। ए पृथ्वी की घूर्णन गति है और जैसे जैसे ध्रुवों पर भूमध्य रेखा को जाए घूर्णी चाल बढ़ती जाती है। बी भूमध्य रेखा सूर्य की अपेक्षाकृत अधिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पुल का अनुभव करती है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न और उत्तर नहीं दिया हुआ है इस स्टेटमेंट में। ए एकदम बिल्कुल सही है, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाए घूर्णन की गति बढ़ती जाती है, क्योंकि वो हिस्सा उसके काफ़ी निकट होता है। यानी भूमध्य रेखा पे गति ज़्यादा होगी और ध्रुवों पर गति कम होगी। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको 1 मान लेंगे, यानी यही हमारा उत्तर है। तो हमारा एक अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ सैटेलाइट से संबंधित है। इसके बारे में हम आज लोग देख लें। कुछ क्वेश्चन हमारे सामने है। तो दोस्तों फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद वीडियो तैयार कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रश्न बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, हल करें और अपनी परीक्षाओं में इसका प्रयोग करके अपनी परीक्षाओं को अपने को सफल बनाएं, आगे बढ़ें। हमारी यही कामना होगी कि आप अपनी परीक्षा, अपने लक्ष्य को, गोल को पाने में सफल रहें। क्योंकि कोरोना काल में कोचिंग संस्थान, बहुत सारी संस्थाएं लगभग बंद पड़ी हैं। बच्चों की पढ़ाई जो है कमज़ोर हो रही है। पढ़ाई कमज़ोर ना हो इसलिए हम जैसे कुछ अध्यापक, यूट्यूबर आपके सामने प्रश्न बैंक के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेहनत करिए, काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो हम लोग तैयार करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जहाँ भी रहिए एकदम बिल्कुल सफलता की राह चढ़ते जाइए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? ए उपग्रहों का द्रव्यमान समान है, बी उपग्रहों की चाल समान है, सी उपग्रहों की गतिज ऊर्जा समान है, डी उपग्रहों का कोणीय वेग समान है। तो पहले नंबर प्रश्न में हमारा बी सही होगा, उपग्रहों की चाल समान है। ये एनडीए का प्रश्न पूछा हुआ है। यानी 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो उपग्रहों की चाल क्या है? समान है। इनकी कक्षा की गति एक समान है, कक्षा का चाल भी समान है, तो गति भी समान होगी। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है।
तो अधिक भार का, कम भार का, भारहीनता का, कुछ भी नहीं। ये लॉजिकल सवाल है। सी सही होगा भारहीनता का, यानी अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव अंतरिक्ष यात्री करते हैं। एनडीए में सवाल पूछा है। अब एओओयो का सवाल है कि संसार को इंटरनेट किसने दिया? विंटन सर्फ ने, हीवी हिविट्टी हिवटली लोन ने, थॉमस हॉर्डे ने, एल्डर ने। तो इसमें तीसरे में विंटन सर्फ होगा। इंटर सर्फिंग इसीलिए कहा जाता है। तो संसार को इंटरनेट किसने दिया था? विंटन सर्फ ने। चूँकि इसमें ये प्रौद्योगिकी का सवाल है, लेकिन चूँकि अंतरिक्ष से संबंधित है तो इसलिए इस प्रश्न को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर का जो प्रश्न है क्या कह रहा है? तो चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखता है। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है? तो चौथे नंबर प्रश्न में बी सही हो जाएगा, 16 घंटा। इसमें क्या दे रहा है? 16 घंटा होगा। यानी इस उपग्रह में एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक प्रत्येक बिंदु पर 8 घंटे बाद मिलता है। यानी 8-8 घंटे पर वो है, तो यानी उसका जो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है वो 16 घंटे में करता है। चलिए लॉजिकल सवाल है दोस्तों, सीडीएस का प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड जल से भारी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाए तो क्या होगा? तो 5वें नंबर प्रश्न में क्या होगा? जल उबलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जी का मान कम है। तो ये भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसकी व्याख्या भी दिया है कि दाब कम हो जाने के कारण गैस उबलने लगेगी। चलिए 6वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 6वें नंबर प्रश्न में चलते हैं कि एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है, ठीक है, तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रम का संचार करता है। क्योंकि परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूर्णन काल से अधिक होता है। बी परिक्रमण काल पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल से अधिक कम होता है। सी दे रहा है परिक्रमण काल पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। और डी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है, यानी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है। तो 6वें नंबर प्रश्न में सबको पता है कि सी सही है, बराबर होगा तभी जो है टीवी कार्यक्रम का संचार पूरी दुनिया में हो सकता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ज्वाइड आकृति की है, सिग्नल नहीं मिलेंगे अगर ऐसी घटना नहीं होगी तो, या उसकी तारतम्यता नहीं मिलेगी तो। 7वां नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुनना है। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है। यदि इसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या होगी? ए कच्छी चाल बढ़ जाएगी, बी कच्छी चाल घट जाएगी, सी परिक्रमण काल बढ़ जाएगी और डी परिक्रमण काल घट जाएगी। तो इसका उत्तर बी और सी दोनों होगा। क्यों होगा? क्योंकि कच्ची चाल घट जाएगी और परिक्रमण काल भी बढ़ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है, यदि इसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ जाए तो भाई दूरी बढ़ने पर कच्छी यानी जो ऑर्बिट है उसका चाल घट जाएगा, यानी दूरी बढ़ने पर वो चाल घट जाएगी। और परिक्रमण काल जब इसकी जो दूरी बढ़ जाएगी तो परिक्रमा करने का समय भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों होंगे। दोनों को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी विवादित कमीशन अक्सर देता है और अंततः कुछ न कुछ लोगों को ये बाहर भी करता है। तो 8वां नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह की कच्छी काल है पृथ्वी की कच्छी चाल से अधिक, पृथ्वी की कच्छी चाल से कम, और दे रहा है कि पृथ्वी की कच्छी चाल के बराबर, या डी 0। तो इसमें जो हमारा उत्तर सही होगा 8वें नंबर में बी सही होगा, यानी क्या होगा? पृथ्वी की कच्छी चाल से कम है, क्योंकि काफ़ी वो बड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के निकट है।
यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह गैस अणुओं के पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। तो 9वें में डी सही होगा, यानी यहाँ पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, यानी पलायन वेग जो है अधिक है, इसलिए यहाँ कोई रुकता नहीं है, कम होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी गैस या अणु रुकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से वहाँ जीवन संभव नहीं है। चलिए अगला है, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, कोई भी हो सकता है। तो जो 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो बी सही होगा, ऋणात्मक है, यानी एक मिसाइल पलायन वेग से कम छोड़ी गई तो इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए ऐसे प्रश्नों को ज़रा बारीकी से इसीलिए प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ने से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कंपटीशन में ऐसे प्रश्न जो है टाइम बहुत ख़राब करते हैं। चलिए अगला दिया है कथन और निष्कर्ष वाला, ये आईएएस का प्रश्न है। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, कारण पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो 11वां नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या दे रहा कथन, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है। बी, ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, आर सत्य है किंतु ए असत्य है। तो 11वें नंबर प्रश्न में हमारा सी सही है, यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, इसीलिए यह प्रश्न हमारा सी सही होगा। 12वां प्रश्न पे आते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भूस्थैतिक स्थिति क्या है। भूस्थैतिक स्थिति क्या है। ए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना कब बंद कर देगी। बी, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है। सी, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। डी, जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है। तो 12वें नंबर प्रश्न में हमारा सी सही होगा कि भूस्थैतिक स्थिति तब होगी जब कोई पदार्थ पृथ्वी की चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, यानी एक निश्चित ही दूरी और गति होगा तभी इसे भूस्थैतिक स्थिति कहा जाती है, इसे कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस का सवाल है बच्चों, यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पूछा गया है। तो इसमें याद रखिएगा सैटेलाइट के सिद्धांत, सैटेलाइट जो छोड़ा जाता है उसका भी यही सिद्धांत काम करता है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि शब्द अपभू निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है। ये रक्षा सेवा डिफेंस का है। तो ए, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी। बी, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी। सी, पृथ्वी से न दिखाई पड़ने वाला चंद्र तल का भाग। डी, चंद्र तल की पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग। तो 13वें नंबर प्रश्न में ए सही होगा, यानी चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी सही होगा। चलिए 14वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण है। ए, चंद्रमा के रूप में परिवर्तन। बी, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। सी, चंद्रमा के गुरुत्व में परिवर्तन। डी, चंद्रमा की परिक्रमण गति में परिवर्तन। तो इसमें 14वें नंबर प्रश्न में हमारा बी सही होगा कि चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। आंशिक जो कलाएं हैं, कला का मतलब उनकी जो स्थितियां, कभी अर्धचंद्र होता है, कभी पूर्ण चंद्र होता है, कभी बिल्कुल एकदम तलवार की भांति या आधे कटोरे की भांति कुछ अलग अलग स्थितियां जो नज़र आती हैं सप्तमी अष्टमी को, पूर्णिमा को, तो ये चंद्र कलाओं की बात कर रहा है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा 15वां, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी आकृति दिया हुआ है, ये आईएएस का प्रश्न है बिल्कुल। तो दिया है क्या, नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकाली उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है। यानी उपग्रहों का जो पथ है वो कैसा होना
चाहिए। तो ए में गोला है, बी सर्पेंटाइल बनाया है, तो 15वें नंबर में बिल्कुल सही होगा, सी ही सही होगा, क्योंकि एक पथ में, ये निश्चित पथ में घूमते रहते हैं तभी ये काम करते हैं। तो दोस्तों लगभग 22 सवाल हमने ग्रहों से संबंधित और लगभग 15 सवाल उपग्रहों से संबंधित लिया आपके सामने। प्रश्न बैंक को हमने हल आप लोगों के सामने रखा है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आरंभ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें।